कहाँ तक कल कर लिया था? सेल्फ, अच्छा कन्वेक्शन कंडक्शन हो गया था। कन्वेक्शन में आपको फोर्स और नेचुरल दोनों करा दिया था, हो गया था ना? हाँ? अच्छा फोर्स नहीं हुआ था, अच्छा लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग करो बेटा, फोर्स कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन। देखो अब किसी भी अगर फ्लूइड को बेटा फोर्सफुल्ली यानी फोर्स अप्लाई, जैसे एक तो होता था कि हम लोग हीट कर रहे थे, उसकी वजह से आपका नेचुरली जो लाइटर होता था वो ऊपर चला जाता, जो हैवियर होता था वो नीचे आ जाता था। तो उसे आपने कहा था कौन सा? नेचुरल कहा था। दूसरा कंडीशन हमारा आ रहा फोर्स्ड कन्वेक्शन की, किसकी? फोर्स की। फोर्स कन्वेक्शन में हम लोग क्या बाहर से प्रेशर अप्लाई करके या बाहर से किसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको क्या करते हैं? मूवमेंट कराते हैं, तो उसे टर्म दिया जाता है फोर्स्ड क्या? कन्वेक्शन कहेंगे। वहां भी कन्वेक्शन होगा, ठीक, बट उस कंडीशन में क्या हो रहा है? अब एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर से हम लोग फ्लूइड पे फोर्स अप्लाई करके फोर्सफुल्ली उसे अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? मूव करा रहे हैं, तो उसी को टर्म देते हैं फोर्स कन्वेक्शन। तो लिखिएगा ए फ्लूइड इज, फोर्स कन्वेक्शन में लिखिएगा ए फ्लूइड इज, तो बाकी लोगों की 3 घंटे फीस पढ़ने की एबिलिटी नहीं है क्या? कुछ लोग गायब हैं, हाँ, क्षमता से परे हैं। अच्छा लिखो, इफ ए फ्लूइड इज फोर्स्ड, if a fluid is forced to move, forced to move, to take up heat from, to take up heat from a hard body, then the convection process from a hard body, then the convection process is called forced convection. फोर्स्ड कन्वेक्शन उसे कहते हैं बेटा, कॉल्ड फोर्स्ड क्या कहलाएगा? कन्वेक्शन कहलाएगा, ठीक। नीचे लिखिएगा इन दिस केस, in this case Newton's law of cooling, in this case Newton's law of cooling, Newton's law of cooling hold good, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होल्ड गुड, मतलब इसके लिए हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, उसके बेस पे हमारा ये काम करता है, होल्ड गुड। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, according to Newton's law of cooling, the laws of heat, according to Newton's law of cooling, the laws of heat from a hard body, from a hard body due to, from a hard body due to moving fluid, due to moving fluid, FLUID, due to moving fluid is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to the surface area, surface area of the body and excess temperature of body, and excess temperature of body over its surrounding, excess temperature of body over its surrounding, excess temperature of body over its surrounding, over its surrounding। मतलब ये हो गया बेटा कि जो आपका रेट ऑफ लॉस ऑफ क्या होगा, हीट होगा,
वो जो एरिया होगा, सरफेस फ्री सरफेस एरिया होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। एग्जांपल आप ले लो, जैसे हम लोग कोई चीज़ मान लो कप में चाय आप लेते हो, कॉफ़ी चाय कुछ भी ले लिए, तो उस कंडीशन में अगर कप में लेते हैं और आपको जल्दी ठंडा करना हो तो क्या करते हैं, प्लेट में ले लीजिए। जब प्लेट में ले लेंगे तो क्या होगा, एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा बेटा। जब एरिया आपका बढ़ जाता है तो कूलिंग जल्दी हो जाती है। एरिया बढ़ेगा तो कूलिंग क्या होगी आपकी, जल्दी हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो जो कूलिंग आपका था उसका रेट बढ़ जाता है, यानी कि एरिया जैसे सरफेस एरिया बढ़ाओगे वैसे बढ़ जाता है। या घर में आप खाना खाते हो रोज, ठीक, जैसे मान लो आपको जल्दी है और खाना एकदम गरम गरम है, तो उसमें से क्या करते हैं हम लोग, स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। तो जब फैला देते हैं तो क्या करता है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है। क्या होता है, जल्दी ठंडा होता है। एक तो कॉन्सेप्ट हो गया एरिया, यानी एरिया जब बढ़ाओगे तो रेट ऑफ कूलिंग बेटा बढ़ जाता है। एरिया इंक्रीज करने पर रेट ऑफ कूलिंग की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, एरिया बढ़ाने पर रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है आपका, इंक्रीज कर जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया। ठीक, दूसरा कंडीशन आपका होता है बेटा, आप देखते होंगे गर्मियों में कोई भी खाने की चीज या कोई भी आइटम जल्दी ठंडा होता है या मतलब ठंडा के टाइम में, समर में या विंटर में। भाई विंटर में अभी कोई चीज निकाल के रख दिया जाता है, 5 मिनट ना यूज करें एकदम ठंडा हो जाता है, जबकि गर्मियों में ठंडा होने में क्या लगता है, टाइम ज्यादा लगता है। इसका मतलब कि कोई भी चीज जब ठंडक में इसलिए जल्दी ठंडा हो जा रहा है क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, कम है। भाई गर्मी के टाइम पे जो टेम्परेचर आपका 40, 42, 43, 44 तक पहुंचता है, ठंडक के टाइम पे वो कहाँ पे 10, 5, 6 से और 8 और 12 तक पहुंच जाता है। तो उस केस में जो मान लो आपने जैसे चाय ही ले लीजिए, चाय कॉफी कुछ भी लीजिए, मान लो उसका टेम्परेचर आपका 101 या 102 डिग्री सेंटीग्रेड था, या मान लो हमने 100 ही ले लिया, वैसे 100 से ग्रेटर होता है क्योंकि उसमें और सब्सटेंस मिलाया गया है। तो अगर आप मान लो 101 या 102 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका क्या एक कप टी आपने क्या किया, लिया। अब उस कंडीशन में सराउंडिंग का टेम्परेचर गर्मियों में ले रहे थे तो 40 प्लस हो रहा था। अभी ठंडा के टाइम में क्या हो गया, अभी जब ठंडा और हो जाएगी तो 10, 15, 12 जो भी आपका टेम्परेचर है डिक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या करेगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, कूलिंग उतना क्या होगा, जल्दी होगा। अब बेटा टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम होगा उतना रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, कम होगा। इसी को न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं, उसी को न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं। कोई डाउट है, ठीक। तो यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ने के साथ साथ यानी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, उस बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, आप कहोगे रेट ऑफ कूलिंग उतनी ज्यादा होगी। और जितना टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू कम होगी उतना रेट ऑफ कूलिंग कम होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कोई भी आइटम जो होता है वो पहले तेजी से ठंडा होता है, ठीक है, और फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक पहुंचने में उसको बहुत समय लग जाता है। अगर कहा जाए एकदम नॉर्मल हो टेम्परेचर तक पहुंचने में, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक पहुंचने में उसको क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है। इसका मतलब जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी तेजी से पहले वो ठंडा होगा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस घटता जाएगा रेट ऑफ कूलिंग घटती जाएगी। इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो आपने 1 लीटर वाटर था, कितना था, 1 लीटर वाटर है, पहले इसका टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब इसके टेम्परेचर को 100 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड होने में, कितने में, 80 डिग्री सेंटीग्रेड होने में अगर मान लो 5 मिनट लगता है, कितना, 5 मिनट लगता है, अमाउंट उतना ही है, अमाउंट उतना ही है। तो उस केस में 80 डिग्री सेंटीग्रेड होने में आपको 5 मिनट लगा, तो फिर 80 से 60 मिनट होने में कितना, 60 मिनट होने में 60 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचने में उसे अब जो टाइम लगेगा वो 5 मिनट से कम, 5 मिनट से ज्यादा, या 5 मिनट के बराबर, बराबर वाले। भाई पहले भी आपने 100 माइनस 80 मतलब 20 डिग्री का चेंज किया, अभी भी 80 माइनस 60 20 डिग्री का चेंज किया, तो क्या टाइम बराबर लगेगा या ज्यादा या कम, हाँ, पहले से कूल होने में टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, जल्दी बोलो जी, कि उतना ही लगेगा। इन कंडीशन है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, पहले भी 20 डिग्री का था अभी भी 20 डिग्री का है, अब सेम टाइम लगेगा या पहले से कम या पहले से ज्यादा। सेम वाले हाथ उठाओ, सेम वाले लोग 1 2 3 4 5 6, मतलब बहुत सारे लोग हैं इस कैटेगरी में, हाँ? अच्छा कम वाले, कम और कम समय लगेगा, अच्छा कम वाले पहले कम लगेगा, अच्छा ज्यादा कम लगेगा, तो ज्यादा वाले मतलब सब कैटेगरी वाले हैं, ऑल ऑफ दीज वाले, हाँ, नहीं नहीं, अच्छा आज आए नहीं है वो, अभी आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे ना, ट्रेन लेट हो गई होगी। चलो देखो,
तो उस केस में क्या होता है आपको बेटा, जब कूलिंग टेम्परेचर तो सेम है, जैसे मान लो किसी इसको जब कूल कर रहे हो आप, मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने मान लो टी सराउंडिंग जो है ये मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। टी सराउंडिंग कितना है आपका है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब ये 100 था, 100 से 80 होने पे इसका डिफरेंस पहले कितना था 60 डिग्री का। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या आपके चाय के ठंडे होने से, पानी ठंडे होने सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है क्या? मान लो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे एक कप चाय रख दिया आपने, टी रख दिया, अब उसका टेम्परेचर क्या यहाँ ठंडे होने से क्या जो क्लासरूम है इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में वो नेग्लेजिबल है, ठीक। नहीं तो घर के में क्या ठंडा के टाइम पे बेड के नीचे एक कप चाय रखते हैं और सुबह तक गर्म रहते हैं ना, रजाई वजाई कुछ छोड़ने की जरूरत ही नहीं रहती यार, है ना। तो उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि सराउंडिंग के टेम्परेचर पे थोड़ा बहुत कोई भी आइटम का क्या ठंडा या गर्म होने से कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये 40 डिग्री, अब ये टेम्परेचर डिफरेंस 60 था, अब यहाँ से जब घटना है तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया 40 का, और यहाँ से अगर घटना होगा, ये सराउंडिंग टेम्परेचर अभी भी 40 है, तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा 20 का। जितना टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में डिक्रीज करेगा, रेट ऑफ कूलिंग उतना घटता जाएगा, उतना स्लोली होगा, और जब स्लोली होगा तो उस केस में भाई हमें उतना ही हीट यहाँ से रिलीज करना, 100 से 80 होने पे जितना हीट निकलेगा उतना ही 80 से 60 होने पे हीट निकालना है ना, लेकिन हीट के निकलने का लॉस का जो रेट होगा वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा, और जब लॉस ऑफ हीट बेटा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डिक्रीज कर रहा है तो उतना ही हीट को रिलीज करने में समय ज्यादा कि कम जी, ज्यादा या कम, ज्यादा। अरे आप अपने लैंग्वेज में समझ लो यार, मान लो पहले आपने 1 किलोमीटर की दूरी को 10 मीटर पर सेकंड या ऐसे कर लो 20 किलोमीटर प्रति घंटे से आपने कवर किया, ठीक। और अगले 1 किलोमीटर दूरी को 20 में क्या पहले कितना था 20 बोला 20 किलोमीटर पर घंटे से किया, अगला 1 किलोमीटर दूरी को आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कवर किया, दूरी उतनी ही है, स्पीड घट गई, तो समय क्या होगा ज्यादा कि कम, बाद में कम समय लगेगा। हाँ जी 10 की स्पीड से अब चल रहे हैं हम लोग, जल्दी पहुंचेंगे क्या और समय लगेगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो जब रेट घटता है बेटा तो टाइम की क्या वैल्यू क्या होगी आपकी बढ़ जाएगी, रेट घटने पे टाइम इंटरवल जो होगा वो क्या करेगा आपका इंक्रीज कर जाएगा। इसके बेस पे हम लोग यहाँ से दिखा लेते हैं, ठीक। चलो फिलहाल कहाँ तक लिख लिया है, क्या लिख लिया बोलो क्या लिख लिया, टेम्परेचर क्या बॉडी ओवर इट्स सराउंडिंग, नीचे लिखिएगा दैट इज Q by T इक्वल टू Q by T प्रोपोर्शनल टू कर लो अभी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q by T प्रोपोर्शनल टू A इंटू जो टेम्परेचर आपका है उस बॉडी का जो टेम्परेचर है माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। मान लो बॉडी का टेम्परेचर T था या उस सिस्टम का टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट है, तो A ब्रैकेट में T माइनस T नॉट के क्या हो जाएगा बराबर होगा, और जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते बेटा तो एक हमें क्या मिलेगा कांस्टेंट मिलता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट को आप चाहे H से दिखा लो, जनरली हम लोग H से दिखा लेते हैं, H से दिखा लो K से दिखा लो, कोई भी आप ले लीजिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा जब प्रोपोर्शनल सिंबल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट मिल जाएगा Q by T इक्वल टू H A T माइनस T नॉट, ठीक। Q by T रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, ये क्या है रेट ऑफ लॉस ऑफ क्या हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो आपका हो गया Q by T की वैल्यू यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हो जाएगा। ये कंडीशन आपका होता है कि अगर आपने क्या किया टेम्परेचर अगर क्या कर रहे हैं सराउंडिंग के टेम्परेचर की वैल्यू तो सेम रहेगी, अगर सिस्टम का टेम्परेचर घटेगा तो लॉस ऑफ हीट की वैल्यू क्या होगी घटती जाती है, ठीक। लिख लीजिए वेर H is called कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जैसे को कन्वेक्शन कांस्टेंट कहते हैं, कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और कन्वेक्शन कांस्टेंट, कन्वेक्शन क्या कोफिशिएंट कर लो, कन्वेक्शन कोफिशिएंट कह लिए ज्यादा बेटर रहेगा।
कन्वेक्शन कोफिशिएंट, क्या कह लेंगे, कन्वेक्शन कोफिशिएंट कह लीजिए। इसे क्या बेटा कन्वेक्शन कोफिशिएंट नाम दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन कोफिशिएंट, हो जाएगा। दिस इज नोन एज कन्वेक्शन, क्या कहलाएगा वो, कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक। और इसकी वैल्यू जो होगी वो अलग अलग फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है बेटा। तो नीचे लिख लीजिएगा, टी क्या होगा बेटा, टी क्या होगा, टी क्या होगा यहाँ पे, अरे ये वाला टी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और टी नॉट है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जो उसके बाहर आपका सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर, अब एटमॉस्फेयर कह लो, कुछ भी है, जहां भी वो रखा है उसके सराउंडिंग में जो है टेम्परेचर है वो कहलाता है, ठीक। हो गया। नेक्स्ट लाइन से ऐसे आगे नोट कर लो। बोलो जाए, देखिए कन्वेक्शन कोफिशिएंट, हाँ बेटा वो तो टाइम है बेटा, क्यू बाई टी वो तो रेट लिखा ही है, ठीक। तो नीचे लिए कन्वेक्शन कोफिशिएंट एच, कन्वेक्शन कोफिशिएंट एच डिपेंड्स ऑन properties of fluid, such as, depends on properties of fluid such as density, viscosity, specific heat and thermal conductivity, specific heat and thermal conductivity, तो इन चीजों पे क्या करेगा वो, डिपेंड करता है बेटा, ठीक। हो गया। चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, एरो आके पॉइंट बना लो। नेचुरल कन्वेक्शन takes place, from bottom to top, natural convection takes place from bottom to top, कहाँ से कहाँ बेटा, बॉटम से टॉप की तरफ, while forced convection in any direction, जो फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट जो नेचुरल कन्वेक्शन है वो कहाँ से, बॉटम टू टॉप। जैसे आप बर्नर पे रखते हो ना, तो लिक्विड क्या होता है, जो हीट होता है, जिसको मॉलिक्यूल है हीट मिलता है, वो कहाँ चला जाता है, ऊपर जाता है, और ऊपर से कहाँ आता है, जो कोल्ड वाले होते हैं वो नीचे जाते हैं, ठीक। तो कंडीशन ये होता है बॉटम से किधर की तरफ, टॉप की तरफ, जबकि फोर्स्ड कन्वेक्शन किसी डायरेक्शन में हो सकता है, डिपेंड करके किधर से हमने अप्लाई किया है, ठीक है। आगे लिखिएगा, हाँ अंतर ये है कि जब नेचुरली कोई चीज होता है ना, तो जिधर की तरफ हमारे लाइटर होगा उधर की तरफ मूवमेंट होगा। जैसे पानी को गर्म करते हो, तो जब पानी को गर्म करेंगे तो हम लोग क्या करेगा, पानी नीचे बर्नर साफ देते हो, तो बर्नर जहाँ से डायरेक्ट जहाँ हीट मिल रहा है उसके टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा, तो लाइटर होगा तो कहाँ चला जाएगा एनर्जी लेके, ऊपर, और ऊपर वाले मॉलिक्यूल कहाँ आने लगते, नीचे। लेकिन अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल हम लोग क्या फोर्स लगाए हैं, या कोई ऐसा सिस्टम अप्लाई करें जिसकी वजह से
वाटर किसी भी या लिक्विड किसी भी या कोई गैस किसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो सके तो उसे हम लोग फोर्स कह लेंगे। मतलब उसमें पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है, तो उसमें हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग कहेंगे नेचुरल में, तो नेचुरल में वो सेल्फ जिधर टेंडेंसी है उधर ही जाता है। जैसे आपने कहा एक राड को अगर गर्म कर रहे हो, इस टाइम में गर्म करेंगे तो हीट हमेशा सेल्फ कहाँ जाएगा, कोल्डर की तरफ जाएगा। वो कोल्डर से हार्डर अपने सेल्फ कभी नहीं जा सकता है। अगर ले जाना तो आपको एक एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। हाँ, उससे भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो भी कंडीशन होगी, जो प्रोवाइड कंडीशन उसके लिए सुटेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट होता है, ठीक। आगे लिखिएगा रेट ऑफ कूलिंग, वो तो रेट ऑफ कूलिंग के लिए आपका है, ठीक, रेट ऑफ कूलिंग के लिए। आगे लिखिएगा नेचुरल कन्वेक्शन, नेक्स्ट पॉइंट करिएगा। नेचुरल कन्वेक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in ventilation in changing climate, ventilation comma in changing climate and weather, in changing climate and weather, and in farming land and in farming lands and sea bridges bridge BREAZES bridges and trade winds। जो मिड व्हील वगैरह होता है वो भी इसी कॉन्सेप्ट काम करता है। ऊपर जाएंगे तो हॉट रहेगा, तो क्या होगा, हल्का होगा तो क्या करेगा, रोटेशन में हम लोग यूज करते हैं बेटा। तो ये तो कुछ जनरल कंडीशन आपकी हो गई। क्या होता है मेनली हमारा रेट ऑफ कूलिंग, आप याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल भी डिजाइन किया जाता है, ठीक। आगे लिखेंगे नेक्स्ट बेटा, क्या लिखे हैं, एंड ट्रेड विंड बेटा, TRAD, ट्रेड विंड, WINDS, एंड ट्रेड विंड्स। आगे लिखिएगा रेडिएशन, नेक्स्ट हेडिंग करो रेडिएशन। अगला हेडिंग है तीसरा जो भी है मोड में, देखिएगा रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है बेटा, व्हाट इज रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन प्रोसेस क्या होता है। मतलब विदाउट इंटरवेनिंग मीडियम, यानी कि जो मीडियम की यहाँ पे कोई नीड आपकी नहीं होती है। जो भी आपका है हीट का ट्रांसफर है विदाउट क्या, मीडियम पार्टिकल, ठीक। तो उस केस में अगर एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है विदाउट किसे, मीडियम, तो उस कंडीशन में उसी को हम लोग कह लेते हैं रेडिएशन। जैसे सन से जो भी हमारी रेडिएशन आती है अर्थ तक, ठीक, तो उस कंडीशन में जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि एटमॉस्फेयर फ्री स्पेसेस जहाँ पे हैं, तो वहाँ से भी तो आ रहा है ना। तो उस कंडीशन में इसका मतलब कि जो सन से हमारी रेडिएशन से यहाँ तक पहुँच रही है उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे लाइट ट्रांसमिशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट क्या साउंड ट्रांसमिशन के लिए क्या है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसी को जिसके लिए मीडियम की नीड नहीं होती, डायरेक्टली सोर्स से कहाँ तक, जो भी हमें जिस सरफेस पे आपको इसको इंसिडेंट करना है, ठीक है, उन पे डायरेक्ट इंसिडेंट हो रहा है, बीच में किसी मीडियम की नीड नहीं है, उसे कह लेते हैं हम लोग कौन सा रेडिएशन। जैसे हमने इसको फेंका यहाँ से और आपको सीधे पहुँच गया, बीच में किसी मीडियम की नीड नहीं हुई, तो उसे हम कहते हैं बेटा रेडिएशन। क्या बोलेंगे उसे, रेडिएशन कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। तो लिखिएगा हेडिंग करेंगे रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, फ्रॉम वन प्लेस टू, the process of transfer of heat from one place to another place,
without heating the intervening medium, without heating the intervening intervening medium, हो गया, intervening medium, and also no need of medium for transmission, no need of medium for transmission is called, no need of medium for transmission is called, क्या कहलाएगा, radiation, is called radiation। और रेडिएशन जो होता है बेटा सबसे फास्टेस्ट मोड होता है क्या, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का या हीट ट्रांसफर का, तो सब क्या फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। वही का एरो ला के नोट कर लो बेटा, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ, it is the fastest mode of transmission of heat from one place to other, fastest mode for transmission of heat from one place to other। हो गया, जो इसमें बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारी एनर्जी होती है ना, उसका जो ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसमिशन होता है ना, वो इसी के बेस में हम लोग दिखाते हैं। आप लोग इसी रो में बैठ जाया करो बेटा, इधर ही बैठ जाया करो, ठीक, 2 लोग यहाँ रहते, 4 लोग वहाँ रहते, 6 लोग वहाँ रहते हैं, क्या, अरे पीछे वाले बेंच पे बैठ जाए, आगे बैठ जाया करें, ऐसे थोड़ी गिर जाता है, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, बराबर कर दोगे तो नहीं गिरेगा। तो उसे कहते हैं इंटरवेनिंग मीडियम, क्या कहेंगे, इंटरवेनिंग मीडियम। फिर रख दीजिए तो क्यों लात वात ना जाएगी, वही बहुत ढीला हो गया भैया, यही नाते गिरत है, एकदम ढीला हुआ है, पहले कुछ टाइट रहा, बहुत टाइट रहा, वो तो पूरा है। क्या होता है, यहाँ से हम दिखा लेते हैं, क्या होगा, मोड को उसके बेस पे आप मेजर कर लेते हैं, तो मोड आपका होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाता है, तो नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिए, तो इसके लिए मीडियम के रिक्वायरमेंट क्या लिखेंगे, इसका फास्टेस्ट थोड़ा ट्रांसमिशन, आगे लिखिएगा, जो यहाँ पे क्या होता है, सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, यानी कि इसकी वजह से, नीचे लिखिएगा, देखिए जो हीट आपका होगा बेटा, हीट का जो ट्रांसमिशन होगा,
एक का जब भी ट्रांसमिशन होगा इसका ये दूसरा नहीं है, ये बहुत लूज है, उसके लिए वो हिलता है तो गिर जाता है। आना पड़ेगा।